क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चरिंग एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमने डेटा इंपोर्ट करना सीख लिया था, टेबल्स वगैरह क्रिएट करना सीख लिए थे, टेबल्स को देखना सीख लिया था, एंड जो डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया था, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, राइट। डेटाबेस क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस सीखा नहीं था हमने? हाँ तो शायद देख रहा हूँ। वो जो जितना आपने मुझे सिखाया था यही है, वो एम्प्लॉय नेम सैलरी। नहीं, वो नहीं, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस। हाँ वो तो हो गया। हाँ, वो डेटाबेस इसमें तो है, ये क्रिएट डेटाबेस में तो है सारी चीजें। वो क्रिएट टेबल के अंदर होगी भाई। ये देखो एम्प्लॉय नेम वगैरह क्रिएट टेबल। अच्छा हाँ, ये वो ऊपर खाली एसक्यूएल डेटाबेस तुम्हारा डेटाबेस था। हाँ, बाकी जो एम्प्लॉय वगैरह डाले वो कैसे? ओके। हाँ, तो हमने बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया था, टेबल क्रिएट करना सीख लिया था, और उसके बाद हमने जो टेबल को व्यू करना भी सीख लिया था। ठीक है, अब आपके पास आता है स्ट्रक्चरिंग एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो स्ट्रक्चरिंग है वो एक बेसिकली आपका सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड दैट विल बी इट। तो कंस्ट्रेंट्स है वो आपको प्रैक्टिकली हम करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? स्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली manner in which you are putting your columns in a table. ठीक है, आप कौन सा कॉलम सबसे पहले रखते हो, कौन सा कॉलम उसके बाद रखते हो, और कौन सा कॉलम लास्ट में रखा जाता है, कौन सा कॉलम सेकंड नंबर पे आएगा, ये जो डिसाइड करना होता है इसे कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, सो यूजुअली एसक्यूएल आपको अलाउ करेगा कहीं पे भी कोई भी कॉलम रखने के लिए। ठीक है, एसक्यूएल आपको कहीं पे भी कोई भी कॉलम रखने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, बट इसका ना एक सिंपल फॉर्मेट रहता है जो इंडस्ट्री फॉलो करती है, जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो जब भी आप टेबल की बात कर रहे हो, लेट्स से आप एम्प्लॉयज की टेबल की बात कर रहे हो। ठीक है, सो एम्प्लॉयज की टेबल में क्या होगा कि यू विल हैव लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी एंड सैलरी। ठीक है, ये 5 कॉलम है आपके पास। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट नेम। नहीं, डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय के टेबल में सुनना है, डिपार्टमेंट आईडी डाल दो दी। ठीक, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में, ये तो बताओ सर। डिपार्टमेंट आईडी, मैं हर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट आईडी दे दूंगा, तो उनको पता है ना डिपार्टमेंट आईडी का, ये डिपार्टमेंट है इस आईडी से। अच्छा सही कह रहे हो। वो पोस्ट को बोल रहे हैं कि पोस्ट भी तो पता चलनी चाहिए कि पोस्ट कौन सी है उसकी, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की पोस्ट डिपार्टमेंट से पता लगेगी, अरे पोस्ट अलग हो गई, वो तो डिपार्टमेंट ही पूछ रहा है। प्रॉपर डिपार्टमेंट का नेम हो जाए, जैसे गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में, ऐसे बोल रहा हूँ सर, कह रहे की आईडी है उनकी। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी तो हाँ, ये बात है, वही बात है। ये चीज ना इस तरीके से क्यों है, या फिर जब हम लास्ट टॉपिक करेंगे नॉर्मलाइजेशन, उसमें पता लगेगा। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, एसक्यूएल का बिल्कुल एंड में जब हम टॉपिक करते हैं ना, उसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। उसमें पता लगेगा कि डिपार्टमेंट आईडी डालना डिपार्टमेंट नेम डालने से ज्यादा बेटर क्यों है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरिंग की। सो हमने जो 5 कॉलम नेम लिए हैं, दैट आर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी एंड सैलरी। ठीक है, अब मैं इसको एक टेबल के अंदर स्ट्रक्चर करूंगा। तो स्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आएगा आपका एम्प्लॉय आईडी, मतलब सबसे पहला कॉलम वो कॉलम जो उसी टेबल को डिस्क्राइब करता है। तो एम्प्लॉय आईडी इज द बेस्ट कॉलम जो उस टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है। हर एक एम्प्लॉय की मेरे आईडी है उस कॉलम में, तो सबसे पहले वो आएगा। ठीक है, उसके बाद यू विल पुट द कॉलम जो उस एम्प्लॉय आईडी से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो उस एम्प्लॉय आईडी से डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब लेट्स से एक एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट। सैलरी आ गई, सैलरी भी एम्प्लॉय आईडी से डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट। उसके बाद आप वो कॉलम पुट करोगे जो कि डिफरेंट आईडीज है, मतलब डिफरेंट टेबल से आईडीज आ रही है। आपको भी मल्टी टेबल का कंसेप्ट पता नहीं है, बट इट्स बेसिकली लाइक कि जब भी आप डेटाबेस बना रहे हो ना, तो एक टेबल नहीं बना रहे हो, आप बहुत सारे टेबल बना रहे हो। ठीक है, 50, 60, 100 आराम से इतने टेबल बनते हैं। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि हमने इसमें क्या लिया, डिपार्टमेंट आईडी लिया है, लोकेशन आईडी लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ना एक डिपार्टमेंट का टेबल भी अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, एक लोकेशन का टेबल भी अलग से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा, आप सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डालोगे, देन मोस्ट रेलेवेंट टू एम्प्लॉय आईडी व्हिच इज एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम आ गया। उसके बाद जो मोस्ट रेलेवेंट होगा सैलरी, सैलरी आ गई एम्प्लॉय की। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके जो आईडीज है, जो और टेबल से हमें लिंक करनी है। तो डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी, ये होती है स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब अगर मैं एक स्कूल की बात करूं, उसमें एक टेबल है जिसके अंदर एनरोलमेंट नंबर,
स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, देन आपके पास लाइब्रेरी आईडी है, ठीक है, देन आपके पास कोर्स आईडी है, देन आपके पास फीस है। तो इसको आप कैसे एडजस्ट करोगे? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट आईडी नेम होगा ना पहले तो। नहीं, स्टूडेंट आईडी कोई कॉलम मैंने बोला ही नहीं, और स्टूडेंट नेम फर्स्ट नहीं आएगा। तो मैंने कॉलम के नाम बताए, दोज आर एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, अच्छा लाइब्रेरी आईडी, सर पहले Sports ID? एनरोलमेंट नंबर आएगा फिर स्पोर्ट्स आईडी, और लास्ट में फीस। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर आ गया, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम आएगा, हाँ लास्ट नेम आएगा, लाइब्रेरी आईडी वगैरह जो नहीं क्या लास्ट नेम लास्ट में फीस भी तो है ना, फीस तो फीस आईडी नहीं है ना, प्रॉपर फीस की इंफॉर्मेशन है वहीं पे। मैंने फीस आईडी नहीं बोला, फीस बोला, मतलब मेरा प्रॉपर फीस की इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि फीस के लिए अलग से टेबल कनेक्टेड है। तो मेरे पास एनरोलमेंट नंबर आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फीस, उसके बाद लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी, उसका स्पोर्ट्स आईडी पहले करके लाइब्रेरी आईडी बाद में डाल दो, लाइब्रेरी आईडी पहले करके स्पोर्ट्स आईडी बाद में डाल दो। लाइब्रेरी आईडी तो सर उसकी वो होगी ना, मोस्ट रिलेवेंट होगी ना, क्या? मतलब जो आईडी है लाइब्रेरी की तो वो उसी की ही होगी ना। हाँ, उसी की तो होगी, हाँ बट द पॉइंट इज ना कि उसके लिए हम अलग टेबल पे जाना पड़ेगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। उस आईडी की जो इंफॉर्मेशन है, तो लाइब्रेरी आईडी की इंफॉर्मेशन है, वो किसी और टेबल में होगी ना, उसमें फिर वो लिखा होगा कि उसके पास कितनी बुक इशूड है, कितनी बुक अलाउड है, क्या फाइन है, समझे ना। तो जो भी ऐसी कॉलम्स है जो कि किसी और टेबल को रेफर करने वाले हैं, वो लास्ट में आते हैं। सबसे पहले जो इस टेबल का आईडी वाला पार्ट होगा, एनरोलमेंट नंबर हो गया, जैसे इसमें एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है, ऑर्डर वाला अगर मैं टेबल की बात करूं तो ऑर्डर आईडी हो गया। तो जो ये वाले टेबल कॉलम्स है, ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद इन आईडी से जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो मोस्ट रिलेवेंसी की वाइज वो वैसे आती है। तो स्टूडेंट्स के टेबल में फर्स्ट नेम पहले आएगा, लास्ट नेम, देन फीस। वो क्लियर? नहीं, देखो तुम्हारे पास कोई भी टेबल है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। हाँ अब मल्टीपल कॉलम्स कैसे होंगे? तीन तरीके से हम कॉलम को सॉर्ट करते हैं, तीन तरीके ही कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पहला, जो कि उसी टेबल के लिए आईडी का काम कर रहा है, एनरोलमेंट नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, कोई भी आईडी हो गई जो उसी टेबल के लिए है, ठीक है। देन सेकंड टाइप ऑफ कॉलम्स कौन से होते हैं? जो उस आईडी की इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे मैं अगर एनरोलमेंट नंबर बोलूं कि 5 एनरोलमेंट नंबर है, तो 5 एनरोलमेंट नंबर किस बच्चे का है, वो इंफॉर्मेशन, ये होते हैं मेरे सेकंड टाइप ऑफ कॉलम्स। और लास्ट टाइप ऑफ कॉलम्स है कि ऐसी आईडीज जो कि किसी डिफरेंट टेबल को रेफर कर रही हैं, लाइब्रेरी आईडी, स्पोर्ट्स आईडी, इस तरीके से हो गया। सबसे पहले आता है मेरे का ओन आईडी, तो एनरोलमेंट नंबर सबसे पहले आ गया। उसके बाद आते हैं आईडी डिस्क्रिप्टिव्स, मतलब उस आईडी को डिस्क्राइब करने वाले कॉलम्स मोस्ट रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आईडी से मोस्ट रिलेवेंट क्या होगा? फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद लास्ट नेम होगा मोस्ट रिलेवेंट, उसके बाद फीस होगी, राइट। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी बच गया। लास्ट में आते हैं वो तीसरे थर्ड टाइप ऑफ कॉलम्स, है ना। अब उसको आप लाइब्रेरी आईडी पहले कर दो और कॉलम आईडी बाद में कर दो, या कॉलम आईडी पहले कर दो लाइब्रेरी आईडी बाद में कर दो, डजंट मैटर। अब आया समझ थोड़ा सा? हाँ आगे? जरूरी है समझना सर। ये समझना ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो आप जो एसक्यूएल में कमांड वगैरह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब तो आप ऐसे ही सीख जाओगे, डजंट मैटर। पर जब आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो ना, और बहुत बड़ा डेटाबेस है वो, तो फिर ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। आपने इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करके प्रॉपर मैनर में उसे प्लान नहीं कर रखा है ना, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। ये इशू है, ठीक है, क्लियर है स्ट्रक्चरिंग, राइट। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है आपके पास, दोज आर कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स? ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि रूल्स। कंस्ट्रेंट्स की एक चीज के ऊपर हमने कुछ रूल्स लगा रखे हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली एक चीज को हमने बांध रखा है, वो फिजिकली बांध रखा है, रूल से बांध रखा है, जैसे भी बांध रखा है उसको हमने। कंस्ट्रेंट को मतलब हिंदी में कैसे समझाऊं मैं? कंस्ट्रेंट कि जैसे मैं तुम्हें चेन से बांधा, तो मैंने तुम्हें कंस्ट्रेंट कर दिया। हिंदी में देख बंदी मतलब कंस्ट्रेंट का हिंदी वर्ड देख लो, मेरे को आइडिया नहीं है कंस्ट्रेंट का हिंदी वर्ड क्या होगा। वो कर देना, जब्त कर देना, जब्त नहीं, जैसे बांध के रख लेना ऐसे होता है, कैद कर देना। कैद कर लेना, बांध के रख लेना, वो सब कंस्ट्रेंट में आता है। देख लो
क्या आ रहा है व्यवस्था, क्या the limitation or restrictions that prevents something अच्छा from being done or being done in a certain way. ये मतलब मजबूरी, रोक, हाँ वही, ये मतलब हिंदी में क्या समझाओ ना वही। मतलब ये सर लिमिटेशन को, रिस्ट्रिक्शंस को रेफर करता है। हाँ कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, या हम हाँ। उसके ऊपर कुछ किसी टाइप की क्यों- लिमिट लगा रहे हैं, हाँ, प्रतिबंध हो गया, यही सब है बेसिकली। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि ठीक है, वो खत्म हो रहा है किसी वे में, खत्म हो रहा है। ऐसा लिखा हुआ है सर इसमें, ये देखो something- इतना भी मत पढ़ो, बहुत पढ़ लिया तुमने, वापस आ जाओ। वापस आ जाऊं सर? हाँ आ गया। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स होते हैं, हाँ, लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं हाँ। जो आप किसी चीज के ऊपर लगाते हो। ठीक है, अब एसक्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? एसक्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आप टेबल के ऊपर कुछ रूल्स लगा देते हो ताकि उसके अंदर सिर्फ वो ही डाटा आ पाए जो उस रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये होते हैं एसक्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक रूल लगा दिया, जो सैलरी है ना वो 10,000 से ऊपर ही आ पाएगी, तो आप किसी की सैलरी को 10,000 से नीचे डालोगे तो एरर दे देगा। ये रूल लगा दिया, सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू 10,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है सर, जैसे हम पासवर्ड बनाते हैं तो पहला अपर केस भी होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। है ना, वो थोड़ी अलग चीज हो गई, वो ना आपका एसक्यूएल का पार्ट नहीं हुआ, बट हाँ आप समझने के लिए उसी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है ना, तो आप समझने के लिए उस तरीके से समझ सकते हो, बट थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो बेसिकली होते हैं आपके कंस्ट्रेंट्स। अब एसक्यूएल के अंदर हमारे पास 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका प्राइमरी की। सर आप भेज रहे थे, वो नोट्स भेजे नहीं आपने? या तुम याद दिलाया करो, मैं ना भूल जाता हूँ। सर दिलाया था याद आपको, मैसेज करते तो एक बार मैसेज कर देगा ना, नहीं गया, फिर कैसे याद यही दिलाता? नहीं याद दिलाया था क्या आपने? अरे मैंने बताया ना वो बनाने पड़ेंगे वो, बना देना। अगर तुम मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप पे ताकि लोग याद रहे। ठीक है, आओ। और इन मीटिंग में तो करी वो समझ में नहीं आ हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहा। एक और नहीं, आवाज ब्रेक हो गई। तुम्हें तो समझना चाह नहीं रहे हो तुम। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये सवाल कौन पूछता है फिर कि समझना जरूरी है? मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सवाल पूछा, समझना जरूरी है क्या सर? ये वो सर ऐसे बोलते रहते हैं, अपने ऊपर रहता है वो, मतलब बेसिकली हमने अभी तक स्ट्रक्चरिंग का टॉपिक कवर किया है। डेटा स्ट्रक्चरिंग, डेटा स्ट्रक्चरिंग में सिर्फ स्ट्रक्चरिंग कहते हैं SQL में। डीडीएल डीएमएल में से क्या कर रहे थे अभी? अभी हम डीडीएल पे ही हैं। डीडीएल पे। हाँ, डीएमएल पे नहीं है अभी, ये डीडीएल के पार्ट चल रहे हैं सारे। तो आपने क्वेरी और बताई है? अभी क्वेरी कोई भी नहीं बताई है, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है। अरेंजमेंट ऑफ कॉलम इन अ वे, हाँ, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप एक टेबल के अंदर कॉलम को किस तरीके से अरेंज करते हो। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट समझने से पहले हमें ना 3 टाइप ऑफ कॉलम समझने होते हैं। हमारे पास 3 टाइप ऑफ कॉलम होते हैं। पहले वो कॉलम जो कि मेरे ही टेबल की आईडीज है या एनरोलमेंट नंबर है, कुछ भी है इस तरीके के, लाइक सिंगल नंबर्स हैं जो कि मेरे पूरे टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस नंबर को डाल दूंगा एंड मेरे को पूरे टेबल की इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो मतलब जो यूनिक हो एंड रिपीट ना हो रहे हो, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे, इस तरीके के जो कॉलम होंगे। ठीक है, पॉइंट क्या? ठीक है मैं अच्छा ठीक, तो पहले होते हैं ये कॉलम्स। दूसरे जो कॉलम्स आते हैं आपके, कि यार यूनिकनेस वाले जो कॉलम्स है ना, वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक बार थोड़ा लिख के बता सकते हो सर आप? मैं ना एग्जांपल देता हूँ साथ में आपको, ताकि ज्यादा बेटर से समझ आए। ये सर ये मैं 2 एग्जांपल दिए हैं मैंने, दोबारा वही एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास ना एक टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से, उसके अंदर क्या क्या कॉलम है मेरे पास कॉलम्स है एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन लाइब्रेरी आईडी, स्पोर्ट्स आईडी एंड फीस। ठीक है, ये 6 कॉलम है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो मेरे पास ऑन आइडेंटिफाइंग कॉलम हो गया, कौन सा कॉलम? ऑन आइडेंटिफाइंग कॉलम। ठीक है, मतलब कि जो एनरोलमेंट नंबर है वो इसी टेबल की चीजों को आइडेंटिफाई करता है। मतलब मान लो फर्स्ट नेम रिपीट हो सकते हैं, लास्ट नेम रिपीट हो सकते हैं, फीस रिपीट हो सकती है, एनरोलमेंट नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, यूनिक है। ठीक है, तो मैं जब भी चाहूँ अपने टेबल की इंफॉर्मेशन इसको एक सिर्फ इस नंबर के बेसिस पे निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट होते हैं ये इस टाइप ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर आईडी हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, कुछ भी यूनिक हो जो।
ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलम इज कि जो ये यूनिक कॉलम्स हैं इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन अपने साथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फीस आ गया, जो कि रिपीट हो सकते हैं बट स्टिल एंट्री है। रिपीट मतलब दूसरे एनरोलमेंट नंबर में जो कॉलम आ रहा है उसमें चीज फिगर्स या नाम। हाँ, कि मतलब फर्स्ट नेम दो बच्चों का सेम नाम हो सकता है, लास्ट नेम दो बच्चों का सेम हो सकता है, फीस दो बच्चों की सेम हो सकती है ना। लाइब्रेरी आईडी। हाँ, अब आते हैं लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी पे, ठीक है। जब डेटाबेस बना रहे हो तो ये बेसिकली लाइक थर्ड टाइप ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जब एक डेटाबेस बना रहे हो आप मल्टीपल कॉलम्स बनाते मल्टीपल टेबल्स बनाते हो, है ना, एक ही टेबल बनाते नहीं है। तो उन मल्टीपल टेबल्स के अंदर हर एक चीज को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से स्टूडेंट्स का मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर ये 6 कॉलम थे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एक मेरे पास टेबल होगा लाइब्रेरी का, एक मेरे पास टेबल होगा स्पोर्ट्स का, मतलब अलग अलग टेबल। हाँ अलग अलग टेबल होंगे इनके। ये पॉइंट है कि हर एक बच्चा स्पोर्ट्स में एनरोल नहीं करता, हर एक बच्चे को लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं करानी है, तो ये हर एक बच्चे के पास नहीं होगा ना, रोल नंबर हर एक बच्चे के पास होगा। जो भी अगर मेरे इंस्टीट्यूट में एनरोल करने आ रहा है उसके पास एक एनरोलमेंट नंबर तो होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं है ना कि हर एक बच्चे को लाइब्रेरी की फैसिलिटी चाहिए हो या हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी चाहिए हो। बट स्कूल तो अवेलेबल सॉरी, स्कूल तो अवेलेबिलिटी रखना है। नहीं अवेलेबिलिटी रखता है, बट लेट्स से इट्स लाइक अ क्लब टाइप है। हाँ। स्कूल नहीं मानते तो क्लब टाइप मान लेते हैं कि अलग अलग फीचर्स है हमारे पास, ऑप्शनल फीचर्स है, आप जिस फीचर के लिए ऑप्ट इन करना चाहो उसी फीचर के लिए ऑप्ट इन कर सकते हो। बट क्योंकि एक बच्चा वहां का यूजर है तो एनरोलमेंट नंबर तो होगा ही होगा उसके पास, राइट। बाकी सारी तो बात की बात है, ठीक है। सो एनरोलमेंट नंबर अब यूनिक भी है और वो है खाली नहीं हो सकता किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर ब्लैंक नहीं हो सकता। तो ये किस टाइप का डेटा होता है? सॉरी, लाइब्रेरी आईडी। हाँ उस पर अभी आ रहा हूँ, उसको समझने के लिए हमें ये वाला पार्ट समझना पड़ेगा कि जो मेरा एनरोलमेंट नंबर है वो खाली नहीं हो सकता। अब जो लाइब्रेरी आईडी है या फिर आपके स्पोर्ट्स आईडी है वो कॉलम हो गए जो यूनिक तो है बट खाली हो सकते हैं, ऑप्शनल वाले कॉलम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सबसे पहले आप जो एनरोलमेंट आईडी है, एनरोलमेंट नंबर है, उसको डालोगे जो कि यूनिक भी है और जो खाली रखते हैं उसको हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में नॉट नल बोलते हैं। जो खाली खाली नहीं रख सकते उनको हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में नॉट नल बोलते हैं। तो यूनिक एंड नॉट नल, पहले कॉलम की ये प्रॉपर्टी हो गई यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई, राइट। तो ये वाले कॉलम जो होते हैं वो आते हैं सबसे पहले। यूजुअली आपको एक टेबल के अंदर ऐसा एक ही कॉलम मिलेगा, ठीक है, वो आएगा सबसे पहले। उसके बाद अब आप मोस्ट रेलिवेंट कॉलम डालोगे जो कि डिस्क्रिप्शन वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फीस, जो ये वाले कॉलम्स हैं जिनके अंदर एक्चुअल वैल्यूज है, सिर्फ आईडीज नहीं है, जिनके अंदर एक्चुअल वैल्यूज है, उनको मोस्ट रेलेवेंसी के हिसाब से डालोगे, ठीक है। सो एनरोलमेंट नंबर के बाद अगर मैं मोस्ट रेलेवेंसी देखूं तो फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद लास्ट नेम आएगा, उसके बाद फीस आएगी, है ना। ये फर्स्ट नेम सबसे ज्यादा यूनिक होंगे, फिर लास्ट नेम बहुत कॉमन हो सकते हैं, है ना। क्लास के अंदर लेट्स से 2 बच्चों का नाम सेम हो जाएगा, 3 बच्चों का नाम सेम हो जाएगा, राइट। बट लास्ट नेम तो 5-6 बच्चों का सेम निकल ही जाता है और फीस तो पूरी क्लास की ही ऑलमोस्ट सेम होगी, राइट। तो इस तरीके से आएगा सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फीस, देन बचा आपका लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी, उसको आप आगे पीछे करके जैसे मर्जी डाल सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर क्यों करते हैं? इसी के हिसाब से हम स्ट्रक्चर इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल स्टडी आउट ईआर डायग्राम्स, ठीक है। और टॉपिक जब आएंगे तभी लिख लेना आराम से, लिख के रख देता हूं। कोई बात नहीं। अभी जब आप आगे बढ़ोगे तब आप पढ़ोगे ईआर डायग्राम्स के बारे में, और थोड़ा सा जब एक्चुअल लाइक एंडिंग पे होगा तो आपको समझ आएगा कि हम ना मल्टीपल टेबल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस बना सकते हैं। एक दो टेबल के हिसाब से नहीं होते, जब एक कंपनी के अंदर आप जाओगे डेटाबेस में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स होते हैं एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उस लेवल पे चीजों को मैनेज करके रख पाना ना, अगर आपके पास एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट नहीं है तो आपको पता ही नहीं है किस टेबल में से क्या इंफॉर्मेशन टच करनी है मेरे को, राइट। तो इसका मतलब है ये जो टेबल है जिस डेटा में हमको मिली है वो डेटा इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर आपको मिला है इसी फॉर्म में होगा, आप कहीं आगे दोगे तो इसी फॉर्म में दोगे। ये इट्स नॉट लाइक कि एसक्यूएल काम नहीं करेगा अगर आप ये फॉर्मेट में रखोगे तो, बट ये फॉर्मेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री इसी तरीके से टेबल्स को डिजाइन की करती है। क्लियर क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तुमसे पूछ लेता हूँ ना,
हाँ, तो ये था स्ट्रक्चरिंग। अब सेकेंड वन इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली अभी हमने हिंदी में देखा है प्रतिबंध। प्रतिबंध लिमिटेशंस। कि आप किसी चीज की लिमिटेशन जो होती है उसको हम उस चीज की कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं, सो एक टेबल के ऊपर क्या क्या लिमिटेशन है, एक कॉलम के ऊपर क्या क्या लिमिटेशन है, उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉयज का टेबल है, एक सैलरी का कॉलम है। अब सैलरी के ऊपर मैंने एक रूल लगा दिया, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि इस कॉलम में ना वैल्यू जो होगी वो 10,000 से ऊपर की ही आनी चाहिए। तो अब अगर कोई पर्सन 10,000 से नीचे की वैल्यू उस वाले कॉलम में डालने का ट्राई करेगा तो वो एरर दे देगा। पॉइंट प्रैक्टिकली करके दिखाओ ये चीज। कंस्ट्रेंट एक हमारा क्वेरी टाइप हो गया ना, मतलब एसक्यूएल में क्वेरी नहीं, जब तुम क्रिएट टेबल करते हो ना तो इसे कॉलम की प्रॉपर्टी की तरह लिखते हो। डाल। जब क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखते हो ना, उसी क्वेरी का पार्ट होता है ये। जैसे नैप के आगे। हाँ, एंड वेर के आगे अच्छा, कंडीशन हो गई, जैसे कंडीशन हो गई। भाई कंडीशन में मेरे को डेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन ही है ये। ठीक है, Limitation अलग word हो जाएगा। लिमिटेशन कंस्ट्रेंट वही बोलते हैं इसे, कंडीशन Limitation तो हम बोलते हैं। लगाएंगे ना सर कि लगा रहे हैं लिमिटेशन कंडीशन एक बैरियर हो गया। हाँ। कंडीशन हो गया कि ये गोल है, तुमको इधर से निकालना है, बड़ा नहीं, अगर मैंने लगा दिया लेट्स से मैक्सिमम सैलरी 1 लाख की लगा दी, मैक्सिमम सैलरी लेट्स से 1 लाख की लगा दी, तो उसको एक लिमिटेशन ही हो गया ना कि 1 लाख से ऊपर का डेटा नहीं डाल सकता, वैल्यू नहीं डाल सकता, जो भी कह लो, मतलब समझ आया, मतलब क्लियर हुआ, राइट। अब ना मैं सिंपली अपनी एक क्वेरी खोलता हूँ। क्वेरी में दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, कि जो अब कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे पास एसक्यूएल में 6 टाइप के होते हैं टोटल, तो 6 टाइप के 6 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यही कंडीशन लगा सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी की। प्राइमरी फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब जब मैंने आपको टाइप ऑफ कॉलम्स बताए थे अभी अभी, तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो सबसे पहले आता है वो यूनिक होता है, नॉट नल होता है। जब एक कॉलम यूनिक एंड नॉट नल इस चीज को फॉलो करता है तो उस कंडीशन को हम लगाने के लिए लिखते हैं प्राइमरी की। और सॉरी, खाली प्राइमरी है फिर ऐसे ही लिखते हैं जैसे सिंटैक्स तो बताऊंगा, सिंटैक्स अभी बता दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ अच्छा, सिर्फ। खाली नाम ठीक है, अभी प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। पहला होता है प्राइमरी की, मतलब कि एक कॉलम पे आप ये बोल रहे हो कि इसमें कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहेगी और हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सो यूनिक एंड नॉट नल ये आपकी प्राइमरी की के प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, क्लियर। अब जो यूनिक एंड नॉट नल है ये अपने आप में भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, मान लो आपको किसी कॉलम पे चाहिए कि ये कॉलम ना यूनिक होगा लेकिन खाली नहीं हो सकता, सॉरी लेकिन खाली भी हो सकता है। खाली खाली सर जैसे आपने बताया कि खाली नहीं हो सकता उसको नॉट नल उसको बोलते नॉट हैं, नल बोलते और हैं, जो खाली हो जाता है उसे क्या बोलते हैं फिर? नलेबल बोलते हैं उसे, मतलब उसके लिए कुछ हमें लिखना नहीं होता, वैसे टर्म होता है नलेबल। मतलब नल होने के लायक है नहीं। नॉट नल की आप खाली नहीं छोड़ सकते, नलेबल आप खाली छोड़ सकते हो। बस लायक लायक छोड़ सकते हाँ, खाली छोड़ सकते हैं। हाँ, वही तो है, वही चीज तो है। हैं। नहीं वो ज्यादा लायक ज्यादा ठीक है। सो यूनिक एंड नॉट नल अपने आप में भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 कंस्ट्रेंट हो गए, प्राइमरी की, यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक एंड नॉट नल जो कंस्ट्रेंट्स है उन्हीं का कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की कहते हैं। इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, यूनिक और नॉट नल भी यही होते हैं। सब कुछ यूनिक एंड बताएंगे। नॉट नल एक ही है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है ना। जो यूनिक एंड नॉट नल एक साथ जब आते हैं तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स और जो आते हैं वो होते हैं डिफॉल्ट एंड चेक। तीन और होते हैं, एक बाद में आएंगे, मतलब कैटेगरी वाइज होते हैं ना ये, डिफॉल्ट और चेक। डिफॉल्ट एंड चेक। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिक एंड नॉट नल पढ़ा, डिफॉल्ट एंड चेक पढ़े। डिफॉल्ट में क्या, जैसे एक कॉलम डाला और लेट्स से एक आपके पास एम्प्लॉयज का टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है ज्वाइनिंग डेट का। ठीक है, अब जो ज्वाइनिंग डेट का कॉलम है वो नलेबल है, क्या आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। बट व्हाट आई वांट इज कि मान लो अगर यूजर जो भी एंट्री कर रहा है वो इसको खाली छोड़ देता है, तो मैं ना एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं, ठीक है, तो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, कि एक डिफॉल्ट वैल्यू इसमें ऑटोमेटिकली डल जाए, तो वो होता है डिफॉल्ट। ठीक है, कि मान लो ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2024 रखनी है मेरे को, जिसकी भी ज्वाइनिंग डेट नहीं डल रही है
उसकी जगह पे 1 जनवरी 2024 आ जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट की एंट्री करते टाइम अगर मैंने वो वैल्यू खाली छोड़ दी तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल मेरा, अगर उस पर डिफॉल्ट लगा हुआ है तो ये वैल्यू डाल देगा। ठीक है। तो भाई डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, डिफॉल्ट नाम से समझ आ रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू ये होगी उसकी। तो उसका एक ही फंक्शन रहता है कि अगर कोई नल वैल्यू होगी तो उसके को डिफॉल्ट डेटा के लिए सेलेक्ट किया होगा। नल वैल्यू नहीं होगी, जब हमने एंट्री करते हुए खाली छोड़ दी, और जब हमने एंट्री करते हुए खाली छोड़ दी वैसे वो नल बनती, बट नल बनाने की जगह वो डिफॉल्ट वैल्यू डालती उसने। तो ये सर सिस्टम में सेट करनी पड़ती है, सिस्टम में सेट करनी पड़ती है ये। हमें ही करनी। हाँ, ये भी कंस्ट्रेंट का ही पार्ट होता है बेसिकली। मतलब सिस्टम में डालनी पड़ती है मतलब अभी बताएंगे जब प्रैक्टिकली करोगे ना, अभी सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तब और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट आता है आपका चेक, और लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट आता है आपका चेक। ठीक है, चेक के अंदर क्या होता है, चेक के अंदर आप कोई भी कस्टम कंडीशन बना के डाल सकते हो। कस्टम कंडीशन बना के डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया था सैलरी 10,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, आपको ये कंस्ट्रेंट लगाना है तो चेक के थ्रू लगेगा। चेक बेसिकली नाम से समझ आ रहा है कि ये एक कुछ भी चेक करता है। ठीक है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो चेक के थ्रू लगती है। ठीक है, फिर लास्ट आपके पास कंस्ट्रेंट आता है, उसे हम कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की, ठीक है। जो थर्ड वाला फॉरेन की है, थर्ड वाला फॉरेन की है। छठा भाई, अच्छा हाँ छठा फॉरेन की है। फॉरेन की। ठीक है, तो जैसे हमने लाइब्रेरी आईडी और ये स्पोर्ट्स आईडी किया था अपने टेबल में, राइट, इन दोनों पे फॉरेन की लगेगा। वही बोल रहे थर्ड वाला वो नहीं बोल रहा था ये, तो लगा तीसरा कंस्ट्रेंट बोल रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ये तो कंस्टेंट तो अच्छा, वो वैसे कौन सी बोलो बोल रहे थे? तीसरा। अच्छा हाँ, तो तीसरे टाइप ऑफ कॉलम है उसमें फॉरेन की लगता है। वैसे तीन तो पढ़ा ही दिया ओ चार पांच। ठीक है, तो हाँ, तो लास्ट टाइम कॉलम आपके लाइब्रेरी आईडी और स्पोर्ट्स आईडी, इनके ऊपर फॉरेन की लगाई जाती है। फॉरेन की का क्या मतलब होता है कि ये जो कॉलम है ना, ये रेफरेंस ले रहे हैं किसी और कॉलम से, मतलब इन कॉलम को हमने लिंक कर रखा है, डेटा दे रहे हैं हम इसको किसी और टेबल से, ये होता है फॉरेन की। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार, क्लियर है? ये जो स्टूडेंट्स वाला हम कर रहे थे ना, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो एक मिनट देना, वो डेटाबेस देखने दो कौन सा था हमारा, ये है ना SQLDB 1 PM, इसके अंदर टेबल पर से ना रखे हैं। हाँ, चॉकलेट्स डॉल्ची के। तो सबसे पहले लेट से मैं अपना टेबल यूज कर, डेटाबेस यूज कर लेता हूँ, SQLDB 1 PM, मैंने अपना डेटाबेस यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा टेबल बनाता हूँ पहले लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, सिर्फ एक डमी टेबल बना रहा हूँ मैं, कुछ बहुत खास नहीं करूंगा। क्रिएट टेबल, लाइब्रेरी इसमें है ऑलरेडी। लिब डेटा कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर नया कॉलम डाल देता हूँ सबसे पहले, लिब आईडी। ठीक है, इंट। ठीक है, इंट, और देन लेट्स से बुक नेम। हम भी है क्या हम भी कर ले? हाँ कर लो। सर मेरे में नहीं चल रहा है सर वो। नहीं चल रहा आपके में? सर वो इंस्टॉल करते करते जब मैं बेसिक पे इंस्टॉल कर रहा होता हूँ ना, मैंने आपको भेजा, वो रुक जाता है और पूरा पीसी पूरा है, और जबकि कुछ नहीं चल रहा होता बैकग्राउंड में, वही बैकग्राउंड में 8.5 पौने 9 GB की स्पेस ले लेता है। 4 GB का स्ट्रिंग नहीं रखा था उसे, 4 GB की स्पेस थी ना, 8.5 GB कैसे दे रहा है? बैकग्राउंड में चल रहा होता है सर। और 8.5 GB की ले रहा है? हाँ, 8.79 तो मैंने देखा है, और दो जगह ले रहा है, वर्चुअल बॉक्स और एक उसके नीचे वर्चुअल बॉक्स VM करके आता होगा। दोनों, तो मतलब 17-18 GB। 8 तुम्हारे में है ही, तभी तो सर, तभी तो हैंग हो जाता है वो, तभी तो पॉज करता है वो। अरे लिमिटेशन तो है। तुम फिर अभी के लिए एक काम कर सकते हो, या तो यहाँ पे लैपटॉप से ऑन पे कर ये लो। लैपटॉप से करूंगा, वरना एक एक्सपीरियंस घर में खराब पड़ा होगा, उसमें बैटरी डलवा के उसमें तो उसी डेटाबेस में क्रिएट कर देगा ये। हाँ, मैं तो वो भी क्या बताएं, इसके मैं बैरियर डाल दूंगा, रेडी। लेट्स से मैंने 50 इसको कैरेक्टर की लिमिट दे दी। ठीक है, और लास्ट में मैंने बोल दिया
इश्यू डेट, एक मिनट, इश्यू डेट, ठीक है। लाइब्रेरी का एक टेबल बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स वाले पे जाने से पहले बना दिया, बना रहे हो बना रहा हूँ, टेबल बना। ठीक है। मैंने वही अपना सबसे पहले यूज किया अपना SQL DB1 वाले वो जो डेटाबेस है मेरा, उसको यूज किया मैंने, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। वो इसमें है नहीं जो आपने यूज एसक्यूएल यूज डेवलपर तो यूज कर लिया, यूज करके हटा दिया मैंने कमांड। हटा दिया। मतलब अगर हमने यूज करने के बाद उसे हटा दिया तो वो रहेगा। हाँ हाँ रहता है, वो कमांड रन तो हो गया ना एक बार, तो डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं इशू डेट बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे हम एंड वेर के लिए से पढ़ रहे थे ना, इसी तरीके से हमारे पास एक डेट का भी डेटा टाइप होता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे डेट भी लिख सकता हूँ, तो मतलब इस वाले कॉलम के अंदर अब एसक्यूएल को मैंने बोल दिया कि जो भी वैल्यू आएगी ना वो डेट वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको करूंगा बंद, लेकिन अभी इसको रन नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा टेबल बना दिया, ये क्लियर है। अब इसमें ना कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं अपने, यूजुअली हम टेबल बनाते हैं कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने प्राइमरी की बताई थी, सबसे पहला कंस्ट्रेंट ना प्राइमरी की, है ना। प्राइमरी की कहाँ पे लगेगी बताओ, कौन से कॉलम इसमें ऐसा है जो प्राइमरी की के लायक है, लाइब्रेरी आईडी। तो लगाने के लिए सिंपली स्पेस करके आई विल डू प्राइमरी, क्या सर दोबारा बताना एक बार। हम कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं अब, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट था मेरे पास प्राइमरी की का, है ना। प्राइमरी की किस पे लगती, लाइब्रेरी आईडी पे, क्योंकि वही एक ऐसी वैल्यू होगी इस टेबल के अंदर जो कि यूनिक एंड नॉट नल है, राइट। इसलिए हमने उसके ऊपर लगा दिया प्राइमरी की, ठीक है। अब क्या इसके अंदर मैं प्राइमरी की के बाद क्या था मेरा, यूनिक एंड नॉट नल, राइट। क्या मैं किसी भी यूनिक लगा सकता हूँ, बुक नेम भी यूनिक लग सकता है, बुक नेम पॉसिबिलिटी है यूनिक होने की, बट सेम भी हो सकते हैं बुक नेम्स, पर वैसे यूनिक ही है। यूनिक लगा देते हैं, हमें कौन सा डेटा डालना है इसमें इतना ज्यादा मैटर। यूनिक लगाने के लिए सिंपली यूनिक लिख दो, सिंपल, इससे यूनिक का कंस्ट्रेंट लग गया, ठीक है। नॉट नल लगाना है कि इशू डेट नॉट नल लगा देता हूं, नॉट नल लग गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वाले कंस्ट्रेंट लगाए। अगर ये कंस्ट्रेंट ना लगाए तो क्या रिजल्ट आएगा और उसके साथ भी रिजल्ट में अभी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब हम डीएमएल के अंदर इंसर्ट यूज करते हैं ना, तब जाके हमें डिफरेंस पता लगता है। जब रिप्लेस करेंगे रिप्लेस ने इंसर्ट करेंगे वैल्यू, जब इसके अंदर एक्चुअल डेटा डालेंगे, तो हम सिर्फ टेबल बना रहे हैं ना, डेटा थोड़ा डाल रहे हैं, हम एक्चुअल डेटा डालेंगे तब इनका पता लगेगा कि अगर मैं एक्चुअल डेटा डालते हुए जैसे लाइब्रेरी आईडी 80 है, 80 के बाद 2 बार एंट्री करूंगा, तो पहली बार तो वो ले लेगा, दूसरी बार में एरर दे देगा कि आप 80 दोबारा डाल सकते, 80 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी की है ना। बुक नेम ऐसे ही, बुक नेम अगर मैंने लेट्स से हैरी पॉटर लिख दिया एक बार, दोबारा हैरी पॉटर लिखूंगा तो वो बोल देगा कि यूनिक वो यूनिक हो सकती है बुक नेम, तो वो एंट्री लेने से मना कर देगा। ये होता है कंस्ट्रेंट का काम। अभी अगर इसको रन करेंगे तो सिर्फ हेडर्स आएंगे ना वहाँ पे। हाँ हाँ, सिर्फ एड्रेस आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सर ये नॉट नल कितने लगा थे, हाँ? नॉट नल क्यों लगाए थे। नॉट नल हमने इशू डेट में इसलिए लगाया कि इशू डेट खाली नहीं छोड़ सकता कोई पर्सन, और वो एंट्री करते हुए बाय चांस इशू डेट में वैल्यू नहीं थी उसने, सर ये तो तो एरर दे बुक देगा। नेम क्या ना, किसी ने नहीं लिया तो वो क्या डालेगा इशू डेट में। हाँ? जो ये इशू डेट है किस चीज की है सर। बुक लाइब्रेरी में इशू होती है ना बुक, हाँ तो फिर अगर कोई नहीं करेगा, मतलब किसी को नहीं बुक ही नहीं चाहिए, तो वो इशू डेट क्या डालेगा फिर। अरे तो लाइब्रेरी आईडी हर स्टूडेंट की एक लाइब्रेरी आईडी होगी, हाँ उस लाइब्रेरी आईडी पे मैं कौन सी बुक इशू कर रहा हूँ वो उसका नाम है, किस दिन इशू कर रहा हूँ, जब तक मैं इशू ही नहीं कर रहा हूँ बुक का नाम ही डालूंगा ना। और इसलिए इसमें यूनिक नहीं आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ ना, यूनिक नहीं आएगा क्योंकि एक बुक में मल्टीपल टाइम मल्टीपल स्टूडेंट्स को इशू करूंगा ना। तुम नॉट नल बोल रहे थे। नोट नल नहीं बोल रहा था मैं, ये कह रहा था कि ये बुक जो बुक नेम है ये मतलब इशू डेट है बुक की होगी ना। हाँ तो फिर अगर किसी ने नहीं ली तो वो बात कह रहा था मैं। नहीं ली तो ना book मैं name में डालूंगा ही नहीं मैं। नोट नल की कह रहा सर हाँ वो मतलब अगर किसी ने बुक नहीं थी तो उसके डेट के आगे भी तो कुछ आएगा। कुछ आएगा अगर- ही नहीं ना सर, डेट कैसे डाल दोगे आप। अगर किसी ने बुक नहीं ली मैं एंट्री क्यों करूंगा उसकी। लाइब्रेरी आईडी तो बनी। हाँ तो फिर ये सर ये नोट नल का मतलब तो यही होता है कि कुछ भी नल नहीं रहेगा उसमें। ऑलरेडी है, हमने किताब दी तब जाके वो एंट्री करते हैं हमारे पास के देख के। हाँ एंट्री ही होती है तभी जब हमारे पास किताब वहां से जाती है।
समझे? ये डिफरेंस इतना कुछ नहीं। तो द पॉइंट इज कि सबकी एक लाइब्रेरी बनी हुई है। अब जो हम ये टेबल बना रहे हैं ना, ये नहीं है कि सबकी लाइब्रेरी आईडी का हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये टेबल नॉर्मल क्यों डाल दिया इसमें? डिफॉल्ट में आना चाहिए, जैसे आपने डिफॉल्ट में डिफॉल्ट पे डालेंगे, डिफॉल्ट पे डालेंगे अभी, तो चिंता मत करो, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। बुक नेम पे यूनिक होना ही चाहिए। बुक नेम में यूनिक नहीं होगा। नहीं, ये नॉर्मल क्यों डाला? ये नॉट इसलिए डाला कि जब मैं एक बुक को इशू कर रहा हूँ तो इशू डेट तो पता ही होनी चाहिए ना, तभी तो मेरा टेन्योर पता लगेगा कि मैंने 1 महीने के लिए इशू करी है, 1 हफ्ते के लिए इशू करी है, कैसे इशू करी है। अब मैंने इशू कर दी और पता ही नहीं मैंने किस दिन इशू करी है, बच्चा आगे रोज बोल देगा कि मैंने तो इसी दिन ली थी, है ना। बुक यूनिक क्यों नहीं? बुक यूनिक इसलिए नहीं हो सकती कि मान लो मैंने आज एक बच्चे को हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट इशू कर दिया, ठीक है। अब 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास वापस आया, मैंने दूसरे बच्चे को इशू कर दिया, तो बुक नेम में तो यूनिक नहीं आएगा ना, एक बुक बार बार इशू हो सकती है। नॉट नेम का मतलब सर मतलब ये खाली रहनी नहीं चाहिए। हाँ, खाली छोड़ोगे तो एरर दे देगा, नहीं रहनी। खाली छोड़ोगे तो एरर दे देगा, ठीक है। जी समझ गया। पहले ये वाले तो हुए, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले उस पे कंस्ट्रेंट्स पे, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं, आज ठीक है। कंस्ट्रेंट्स ही पढ़ा देना। आज सिर्फ कंस्ट्रेंट्स और कुछ नहीं, टाइम भी होने ही वाला है तो प्राउड करेंगे इस चीज को भी, ठीक है। सो अब हम आते हैं अगले कंस्ट्रेंट्स पे, दैट इज चेक एंड डिफॉल्ट, ठीक है। जो कंस्ट्रेंट्स हम इसमें छोड़ रहे हैं ना, वो दूसरे टेबल, एक और टेबल क्रिएट करेंगे अभी हम, तो उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो चेक इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, चेक लगाने के लिए कुछ है नहीं कि कंडीशन ऐसा तो कोई है ही नहीं ना। चेक का यूज था आपका कि कस्टम कंडीशन के लिए, इसमें हम कस्टम कंडीशन क्या ही लगाएंगे, है ना। क्या लगाओगे इस पे कस्टम कंडीशन की, दिमाग में है किसी के? इसमें क्या ही कस्टम कंडीशन लगाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है कुछ, है ना। किसी चीज पे लगाएंगे, किसी पे लगेगी, वही तो राइट। तो चेक को भी हम छोड़ते हैं और दूसरे टेबल में देखेंगे उसे, ठीक है। अगले पे आते हैं व्हिच इज डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट हम इशू डेट पे लगा सकते हैं कि जब भी हम इशू डेट करें, अगर हमने एंट्री नहीं की बाई चांस, तो डिफॉल्ट मतलब आज की डेट आती है, जब भी एंट्री हो रही है उस दिन की डेट आती है, लेट्स से ये करते हैं। अगर हम डिफॉल्ट मेंशन कर रहे हैं तो फिर नॉट नल की नीड नहीं होती फिर, ठीक है, क्योंकि फिर खाली कभी रहेगा ही नहीं। सर इशू डेट पे चेक इस तरह नहीं लग सकता कि हम 15 तारीख के बाद बुक इशू नहीं कर सकते, ऐसा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसके लिए भी चेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अभी हम डिफॉल्ट पे लगाते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट लगा देंगे अभी, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होगा कि डिफॉल्ट के साथ नॉट नल के सेंस नहीं बनता कोई। हाँ। अगर डिफॉल्ट वैल्यू में दे ही रहा हूँ तो नल तो कभी होगा ही नहीं, फिर नॉट नल लगाने का पॉइंट ही नहीं है। मैं नॉट नल की जगह पे यहाँ पे लगाऊंगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लगाया मैंने, ठीक है। अब डिफॉल्ट की बात मेरे को क्या देखनी होती है, डिफॉल्ट वैल्यू जो उसकी रहेगी, ठीक है। तो जैसे एक्सेल में आपके फंक्शंस होते हैं ना, सम, एवरेज, टाइम के फंक्शंस होते हैं, टुडे वगैरह के, नाउ के, राइट, जैसे फंक्शंस है एक्सेल में, ऐसे ही एसक्यूएल में भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है हमारे पास गेट डेट के नाम से, सो गेट डेट एंड एम्प्टी ब्रैकेट लगाओगे, दिस फंक्शन बेसिकली गिव्स यू करंट डेट, आज की डेट क्या है वो रिटर्न करता है। मैं तो टुडे लिखते थे। उसमें टुडे लिखते थे, और अगर आपको टाइम के साथ चाहिए तो नाउ लिखते थे, हाँ। है ना। चलो ठीक है, तुम ऑनलाइन लेना फिर, मिल जाओ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, तुम रिकॉर्ड भी देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर टुडे वगैरह की जब आता है आपका गेट डेट, ठीक है, इसमें आता है गेट डेट, गेट डेट का मतलब आज की डेट निकाल के डाल देगा वो, डिफॉल्ट के साथ में डालना है, क्लियर है। ओके, क्या हो गया, तो जैसे हम इसमें एक साथ 2 कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, मतलब मैं नॉर्मल के साथ डिफॉल्ट लगा सकता हूँ, मना नहीं है, बट लॉजिकली सेंस नहीं बना रहा ना। हाँ, वो है, लेकिन हाँ, लगा सकते हैं, अभी हम लगाएंगे भी, डोंट वरी, ठीक है। सो मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया, ये ठीक लग रहा है मेरे को, मैंने इतना कर, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, होल्ड किया मैंने, अरे सर आपने गेट डेट डाला तो मतलब आज डेट, तो आज वाली डेट डालेगा या फिर जब भी बुक वो होगी तब की डेट डालेगा? सर मुझे ना एक चीज का डाउट चल रहा है सीरियसली। सर एक बात बताओ आप, मतलब ये बात मैं मान गया हर स्टूडेंट की जो है वो लाइब्रेरी आईडी बन रखी है। हाँ सर मान लो एक आपके पास एक लिस्ट है, हाँ आप कह रहे हो सर कि इशू, मान लो उसमें से 4-5 बच्चे उन्होंने नहीं ली बुक, हाँ। तो उसमें क्या डालोगे इशू डेट में आप?
उसकी इशू डेट में नहीं क्या नहीं, डालोगे? ये लिस्ट उस चीज की नहीं है, फिर किस वही चीज़ तो की? बता रहा हूँ, ये टेबल बना रहा हूँ ना मैं, इसमें खाली वो बच्चे रहेंगे जो जिन्होंने इशू बुक लिया है। करा रहे हैं, बस। हाँ साथ साथ वो अपडेट होता रहेगा ना। अच्छा, ये सर यही सोच रहा था हाँ मैं जब भी कोई बच्चा बुक इशू कराने आएगा ना, तो उसकी लाइब्रेरी आईडी लूंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा, उसको बुक दे दूंगा, वो रिकॉर्ड रखने के लिए है ये टेबल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मुझे लगा पूरा डाटा है और उस डाटा में नहीं नहीं, वो अलग से होगा, इससे पहले जो आप बता रहे थे उसमें आप बता रहे थे ना ये चीज की भाई वो पूरा डेटा ले लो, मतलब जिस तरीके से ले लो, वो तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, डजंट मैटर, है ना, क्लियर है। हाँ तुम्हारा वाला जो डाउट था, जो गेट डेट वाला डाउट था, वो जिस दिन एंट्री हो रही है वही डेट आएगी। अच्छा, तो यही मतलब ये तो सेट होना चाहिए, क्या ये चीज सेट होनी ही चाहिए गेट डेट वाली, या फिर सेट करनी पड़ती है। मतलब सर जैसे बुक उसने इशू करी, हम डेट डालना भूल गए, तो वो अपने आप आज की डेट डाल देगा। जिस दिन इशू हो रही है उस दिन की डेट डालते हैं। तो फिर वही चीज़। हाँ मतलब गेट डेट ये नहीं है कि आज की डेट उसने स्टोर कर ली, हाँ वो जब भी वो फिर गेट डेट कॉल होता है ना, हाँ, वो तब की डेट आ जाती है। मतलब आज करी तो आज की, कल करी तो कल की। हाँ ठीक ठीक है ना, तो जिस दिन इशू होगी वो अपने आप ही उस दिन की डेट ले लेगा, वो वही चाहिए हमें। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम ये टेबल रन कर लिया ये टेबल। हाँ ये टेबल रन कर देता हूँ मैं, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। सर ये तो हो गया। क्या स्पेलिंग का ठीक है वो हट गया, कंट्रोल एक्स कर दिया होगा, ऑल्ट एक्स की जगह। ये सर ये एंटर कर दिया अच्छा, सबको सिलेक्ट करके अंदर वाले कंट्रोल जेड कर लो। ये यूज एसक्यूएल डीबी है तो नहीं सिलेक्ट करना ना? वो एक बार तो रन करना पड़ेगा ना, अगर एक बार रन कर दिया उसके बाद नहीं सिलेक्ट करना। नहीं रन नहीं किया वो मैंने। हाँ तो एक बार तो कर लो। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम ये लिख लो, मैं एक टेबल और बनाता हूँ। वेरी एक्टिवेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, मैं एक टेबल और बनाता हूँ इसी तरीके से। सो लेट्स से क्रिएट, एरर दिखा रहा है तो मैं लेवल 16 स्पेलिंग वगैरह में कहीं ना कहीं पे कुछ नहीं मिस्टेक सर करी देखो सर गलती होती तो सर पूरा नहीं करता। तुमने लिस्ट डेटा के नाम से ऑलरेडी टेबल बना रखा है इस वाले अपने एसक्यूएल डीबी में, तुमने ऑलरेडी रन कर लिया होगा एसक्यूएल डीबी, तुम्हें याद नहीं है। सर मैंने किया ही नहीं। उस दिन भी यही हुआ था, दो बार दबा दिया होगा। तुमने दो बार ऑल्ट एक्स दबा दिया होगा। अब नाम हटाओ सर कुछ और डालो। नहीं नहीं बन गया, अब क्यों चेंज करना है। ठीक है। अब भैया ना देखो मेरा भी टेबल, डेटाबेस में आया हुआ नहीं? हाँ हाँ डेटाबेस के अंदर जो एसक्यूएल डीबी है उसके अंदर टेबल के अंदर। सर कौन सी टेबल पे? हाँ एक दो स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट करता हूँ ना, ये दिख रहा, टेबल्स के अंदर और किसी के अंदर भी जाना है क्या? नहीं टेबल के अंदर दिखेगा ऐसे ही। एडीबी एम्प्लॉइज है बस। हाँ रिफ्रेश करो, मैं बोलता हूँ रिफ्रेश करना पड़ता है, और खोल के देखो। टेबल्स और मैं है ना, तुम एक क्लास पढ़ते हो, पिछली क्लास ये भूल जाते हो। नहीं नहीं सर रिफ्रेश करने के लिए नहीं बताया आपने मुझे। याद है, मैं कब बताया था? नहीं ये आया नहीं। ऐसे आया नहीं था, हाँ तो मुझे नहीं पता। आई नहीं है तो फिर मैं क्या होता वो। पहली क्लास में पहली या दूसरी में ही बता। पहली में तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, दूसरी क्लास में बताया होगा मैंने, दूसरी तीसरी क्लास में नहीं ना। ठीक है, अब हम एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर बनाते हैं। सो एनरोल नंबर के नाम से बना दूंगा मैं ये। ठीक है, एनरोल नंबर के नाम से बनाया, विल बी एन इंटीजर। ठीक है, कॉमा, एनरोलमेंट नंबर के बाद फर्स्ट नेम बनाता हूँ, एफ नेम लिख देता हूँ ऐसे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स की टेबल बना रहे हो सर आप? क्या उनका स्टूडेंट्स की टेबल बना रहे हो ना, उनका हाँ। नाम। इंटीजर में तो सर मतलब आ जाएंगी वैल्यू तो अपनी, मतलब 0 से 9 के बीच में। इंटीजर इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब जैसे इसमें नहीं इंटीजर्स के अंदर नंबर नहीं देते ना, नहीं देते। इंटीजर्स में वो होता है स्मॉल एंड बिग एंड टाइनी एंड ये होता है, ये होता है ना, तो मैंने एंड दिया है कि मान लो 5-10 नंबर का भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर बड़े हो सकते हैं ना। हाँ अपने फर्स्ट नेम मतलब मैंने कॉलम का नाम वो रखा है।
फिर मैंने स्पोर्ट्स का भी टेबल नहीं बनाया था, तो मैंने स्पोर्ट्स आईडी रखी है, सिर्फ लिप आईडी रखी है, ठीक है ना। तो देखो भाई स्ट्रक्चर फॉलो किया, फिर उसका एलिमेंट नंबर, फिर उसके बाद रेलेवेंसी के हिसाब से उसके डिस्क्रिप्शंस, एंड देन लास्ट में का लाइब्रेरी आईडी, ठीक है। अभी रन मत करना, ठीक है सर। ठीक है ना, इतना लिख लो पहले। लिख लिया सर। लिख लो लिख लो। चल रही है तब तक हाँ मैं आता हूँ उसके बाद। डन, हाँ सर। डन, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो प्राइमरी की, हमारा एनवायरनमेंट आईडी प्राइमरी की बनेगा, ये तो क्लियर है ना। इसमें मैंने लगा दी प्राइमरी की, हाँ ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास एफ नेम लास्ट नेम देखते क्या क्या बचा है। प्राइमरी की बचा है, उसके बाद मेरा यूनिक एंड नॉट नल रहता है ना। यूनिक तो लगा नहीं सकते, लगा नहीं सकते। फीस में नहीं लगेगा इसकी? यार हर एक क्लास में अगर 10वीं के बच्चे हैं तो सबकी फीस सेम ही होगी ना। लाइब्रेरी आईडी में क्लियर क्लास, लाइब्रेरी आईडी में यूनिक लग सकता है, बट उसके लिए अलग चीज है हमारे पास। सर जैसे मान लो मतलब बच्चों की एक अलग अलग फीस होगी सर, कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो दो उस- बच्चे उसमें- दो बच्चे एक क्लास में एडजस्ट मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, हाँ। जो सेम ही जगह से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे हैं, सेम क्लास में है, तो उनकी फीस अलग कैसे होगी। सर जो नहीं कर रहा वो फिर उसकी तो होगी ना अलग। तो यूनिक में तो हर एक एंट्री अलग होनी चाहिए ना, अच्छा हर एंट्री अलग होनी चाहिए। हर एक एंट्री अलग होनी चाहिए। अब दो भी सेम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए हम यूनिक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हम नॉर्टन लगा सकते हैं, फील्ड्स के ऊपर मैं नॉर्टन लगा सकता हूँ। हाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तो कुछ है नोट नल तो लगेगा ही सर इसमें, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, तो ना रहेगा यूनिक ही हो सकता, नॉट नल हो सकता। पीसी एक ऐसी चीज है और जो नहीं रहेगी। फर्स्ट नेम तो नॉट नल लगा सकते हैं, फर्स्ट नेम पे तो नॉट फर्स्ट नेम पे तो नॉट नल लगा सकते हैं। हाँ फर्स्ट नेम भी खाली नहीं रहेगा। हाँ, ये लास्ट नेम कई लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता, बट फर्स्ट नेम तो एग्जिस्ट करता ही है। हाँ कोई नहीं यूज करता। हाँ ठीक है। अब हमारे पास यूनिक नॉट नल हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास लाइब्रेरी आईडी में ऊपर लगाना नहीं है वो अपना। वो बाद में फॉरेन की लगाएंगे ना उसमें, लाइब्रेरी आईडी में फॉरेन की रखी हुई है। अच्छा अच्छा। फॉरेन की मैं बताया था ना, अच्छा, ठीक है। खाली हो सकते हैं बट यूनिक होंगे, तो उसके इसमें लगाएंगे। चेक वाली भी समझा, हाँ चेक वाली भी लगाते हैं, फीस के बाद हम चेक भी लगा सकते हैं, 15 से कम नहीं ऐसे कुछ कर। मतलब ज्यादा नहीं है। हाँ मान लो गवर्नमेंट का रूल है कि किसी भी बच्चे की फीस 3,000 से ज्यादा नहीं हाँ। तो चेक लगा देंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए लगाएंगे बता दो एक बार वो। वही तो बता रहा हूँ। अच्छा
लिखेंगे सिंपली चेक लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशन होती है ना ब्रैकेट्स के अंदर आती है, हम ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे हमें वेरिएबल चेक करना है कि फीस 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक सिंपल कंडीशन की ट्रांसलेट करूं, फीस शुड बी स्मॉलर देन 1500 या 3000, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फीस मतलब जो कॉलम का नाम है सेम नाम यहाँ पे आएगा, शुड बी स्मॉलर देन 3000। इस तरीके से चेक लगता है, अच्छा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन लिखो, टोटली अप टू यू है, ठीक है। अब चेक के साथ आप एंड भी लगा सकते हो, एक और मतलब दो कंडीशन साथ में, दो कंडीशन साथ में भी रख सकते हो। 4000 खरीद दिया। यहाँ पे एंड लगाओगे, ठीक है, साथ में आप एंड भी लगा सकते हो। और अगर ज्यादा हुई तो फिर एरर दे दे, ऐसा कुछ कर सकते। नहीं वो Error तो तो अपने आप देगा ही, देगा, हाँ अपने error आप तो अपने आप ही देगा देता ही। मैं चाह रहा हूँ कि 3000 से कम हो लेकिन 1000 से ज्यादा हो, है ना, ये हो सकती है। ग्रेटर देन 1000। सो फीस शुड बी ग्रेटर देन 1000, 3000 से कम, 1000 से ज्यादा, 1000 से 3000 के बीच में दे देगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये इसके ऊपर ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो हमारे पास हमने डिफॉल्ट कवर कर लिया, चेक कवर कर लिया, यूनिक कवर कर लिया, नॉट नल कवर कर लिया, प्राइमरी की कवर कर लिया। अब बचता है हमारे पास फॉरेन की। हम लाइब्रेरी आईडी को बनाएंगे फॉरेन की, ठीक है। अब इंट के बाद मैं सिंपली सबसे पहले फॉरेन की लिखूंगा, ठीक है। अब ये ऐसी फॉरेन की बनी नहीं, हमें फॉरेन की के साथ इसमें देना पड़ता है एक रेफरेंस, इसमें देना पड़ता है एक रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि फॉरेन की है तो किस टेबल में जाके कनेक्ट होएगी, ये इसका टेबल बताओ, है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे रेफरेंस। सर क्या बता रहे थे आप? नहीं अभी भी, कि फॉरेन क्या मैथ से यूज नहीं कर सकते? 1 मिनट, रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती यही है ना, एनसी। है? नहीं यार ये नहीं दे रहा, तो 1 मिनट। REN, हाँ यही होती है सर। 1 मिनट को, स्पेलिंग में कोई थोड़ा सा इशू रहता है। स्पेलिंग क्या होता है? हाँ ये PR RE सही तो है। अच्छा रेफरेंसेस होता है, सॉरी रेफरेंसेस होता है, रेफरेंसेस होता नीला है। नीला जब मतलब कोई कलर आएगा तभी सही हो जाएगा। हाँ, कलर नहीं मतलब नीचे रेड लाइन आ जाती नीचे है। रेड लाइन आ जाती है, और रेफरेंस मतलब जैसे ये कीवर्ड्स होते हैं ना तो वो ब्लू भी हो जाते हैं, ब्लू हो जाती ठीक है। फॉरेन की, हाँ बोलो। है। हाँ, ये रेफरेंसेस मतलब फॉरेन की क्या बता रहे थे ना आप, क्यों यूज करते हैं? फॉरेन की में बताया था ना कि कोई ऐसे होते हैं कि जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मान लो तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं ना, अलग अलग टेबल में ब्रेक कर रखी है। अब मान लो मेरे को इसी बच्चे की लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसने बुक इशू करवा रखी है नहीं करवा रखी है, क्या कर रखा है ना। तो लाइब्रेरी आईडी दूंगा, लाइब्रेरी वाले टेबल में से उसे कनेक्ट कर दूंगा, वो फॉरेन की से होता है। वो फॉरेन की से होता है। और ये रेफरेंसेस क्यों यूज हाँ, किया आपने इसमें? रेफरेंसेस वैसे बताऊंगा ना कि ये फॉरेन की तो है, लेकिन कौन से टेबल से इंफॉर्मेशन निकालेगा ये कॉलम, अच्छा तो मैं बताऊंगा, वो देखो कैसे बताते हैं। अब रेफरेंसेस के बाद मैं लिखूंगा पहले टेबल का नाम, जो ऊपर वाले टेबल का नाम था लिब डेटा, ठीक है। तो आई विल राइट लिब डेटा, ठीक है, राइट लिब डेटा, ठीक है, डॉट लिब आईडी, ठीक है। रेफरेंसेस लिब डेटा था लिब आईडी, अरे सॉरी नहीं वो आएगा ब्रैकेट, डेटा कॉमा ब्रैकेट के अंदर लिब आईडी आएगा, ठीक है। अब मैंने से बता दिया कि जो मेरा लिब आईडी है इससे मैं लिंक कर रहा हूँ लिब डेटा वाले टेबल को, ताकि बाद में मैं इसे यूज कर सकूं लाइब्रेरी का डेटा भी साथ में निकालने के लिए स्टूडेंट के नाम के साथ,
ये होती है मेरी फॉरेन की। कर ले सर सर। हाँ, अब ऐसे हम कर देंगे। इसमें ना एक चीज और मैं बताऊंगा कि मतलब ये क्वेरी तो ठीक है, इसमें ना तुम्हें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब तुम एक फॉरेन की क्रिएट कर रहे हो ना, तो जिस भी कॉलम पे तुम फॉरेन की लगा रहे हो, मतलब जैसे लिब आईडी इस वाले टेबल का था, इस पे हमने फॉरेन की लगाया। अब जिस कॉलम को तुम यहाँ से रेफरेंस दे रहे हो, यू नो रेफरेंस के अंदर जो तुम ये वाला कॉलम है लिब डेटा का लिब आईडी, वो प्राइमरी की ही होनी चाहिए। अगर हम ऊपर वाले टेबल में लिब आईडी में प्राइमरी की नहीं लगाते तो हम यहाँ पे उसे फॉरेन की इधर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये रूल है, ठीक है। क्या सर समझ नहीं आया। जब तुम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हो ना लिब डेटा और लिब आईडी का, हाँ, है ना, जो ये वाला कॉलम है हम्म, इसके ऊपर प्राइमरी की लगाना जरूरी है। अब तुमने ये टेबल बना दिया, प्राइमरी की होगा जब ये फॉरेन में उसमें लगेगा। बिल्कुल foreign की बिल्कुल reference। बिल्कुल। अब तुमने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लिखा तो यहाँ पे एरर दे देगा कि नहीं वो प्राइमरी की नहीं है, तो मैं उसको बनने नहीं दूंगा वो फॉरन। तो जब आप रन करोगे उसमें एरर देगा है ना। नहीं, अभी टेबल क्रिएट करते हुए एरर दे देगा। अच्छा, हाँ ठीक है, अभी तो हमारी क्वेरी एकदम ठीक है, मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा, रन हो जाएगी। हाँ मेरी भी होगी, ठीक है ना, पर मेरी दोबारा नहीं हुई। दोबारा क्यों होगी? मतलब वो मतलब क्या नहीं, मतलब वो शायद मैंने दोबारा 2 बार दबा दिया वैसे ही आ गया। दो बार दबाया तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, वो रिफ्रेश होता है ना, हाँ तो मैंने दोबारा दबा दिया ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारे कंस्ट्रेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, इन कंस्ट्रेंट्स को हम चेक भी कर लेंगे जब हम डेटा इंसर्ट करने पे जाएंगे ना। सर इन चीजों का पाइथन में फायदा है, उसमें नहीं आता है, इसमें कुछ कितनी बार भी रन कर लो, कितनी बार रन होगा। पॉइंट इस केस के अंदर तुम चीजें क्रिएट कर रहे हो, जो तुम क्वेरी लिख रहे हो ना, वो क्वेरी अपने आप में कुछ नहीं है, क्वेरी का काम है क्रिएट करना। हाँ, पाइथन में कोड ही अपने आप रन हो रहा है, डिफरेंस है ना। कोड ही रन हो रहा है। तुम पाइथन को एसक्यूएल को कंपेयर नहीं कर सकते, एसक्यूएल कमांडिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कमांड्स दो बार नहीं हो सकती। अगर लेट्स से तुमने एग्जांपल दिया, एक डॉग को तुम ट्रेन करते हो, तुमने उसे बोला सेट, और वो बैठ गया, तुमने दोबारा बोलोगे सेट, तो लॉजिकली कैसे पॉसिबल है वो बैठा हुआ तो दोबारा बैठ जाए? खड़ा हुए बैठ जाएगा सर। तुमने उसे स्टैंड बोला, नहीं जरूरी है सर, इतना समझदार तो बन जाएगा ट्रेनिंग के बाद वो। तुम लॉजिकली सोचो, डांटने लग जाएगा वो। हाँ वो काटने में एरर आता है ना, हाँ वही ये काट ही रहे हैं तुम्हें। ठीक है, ठीक है सर। और अब तुम ऐसे उसे बोलो कि लेट्स से रोल, लेट्स से एग्जांपल किया, रोल बोला तुमने अच्छा उसे, अच्छा। ठीक है, वो रोल किया उसने, बट तुम दोबारा रोल बोलोगे तो दोबारा रोल कर सकता है वो, है ना। ये हुआ तुम्हारा प्रोग्राम। तुम्हारी कमांड के बाद पोजीशन ही चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। प्रोग्राम के बाद तुम्हारी स्टेट चेंज नहीं होती, प्रोग्राम सिर्फ एक पॉइंट के लिए स्टेट चेंज करके देता है, फिर तुम्हारी दोबारा मैसेज चेंज कर देता है। पॉइंट क्या किसका एग्जांपल था सर? पहले वाला था कमांड, जो क्वेरी हम एसक्यूएल दे रहे हैं, कमांड का एग्जांपल था, और ये रोल वाला प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल कमांडिंग लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज है। आया समझ? ठीक है, ठीक है सर। हाँ। सो इसका एक और बेटर एग्जांपल देता हूं तुम्हें। कमांड का एग्जांपल दिया, तुमने एक बॉल ली, उसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, तुम दोबारा तो छोड़ नहीं सकते उसे, और छोड़ दिया, वो गई गई, राइट। अब तुमने एक बॉल ली, उसे हवा में थ्रो किया, वो वापस आएगी ना तुम्हारे पास, तुम उसे दोबारा फेंक सकते हो फिर। तो जब तुमने सिंपली ड्रॉप किया, कमांड हुआ, तुमने थ्रो किया, दोबारा कैच करके दोबारा थ्रो किया, वो प्रोग्राम रन कर रहे हो तुम वहां पे। आया समझ? क्लियर है ना चीजें? ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर इसमें डेटा डेटा और डीएमएल के पार्ट में बोलेंगे, और धीरे धीरे करेंगे एक साथ। डीएमएल मतलब सर वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके तरफ डेटा डालते हैं, उन पे वर्क करते हैं। इसके बाद वही है, या सेव करना पड़ेगा? डेटा नहीं मैनिपुलेशन। सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव हो गया। कुछ किया तो है नहीं। हाँ। क्रिएट किया। यही होता है आपके कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सर डोंट सेव कर दो। हाँ डोंट सेव कर दो। यही होता है आपके कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो करते हैं क्लास एंड। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।